देखिए, पोड़ैयाहाट में लगातार कई बार से प्रदीप यादव रह चुके हैं। हालांकि जेबीएम से भी उनकी जीत हुई थी पिछली बार, लेकिन बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए। लेकिन अगर कोई प्रत्याशी लगातार चौथी और पांचवी बार मैदान में डटा है और वो विधायक जनप्रतिनिधि बन रहा है, तो निश्चित तौर पे उसके कैडर वोटर तो अपने ज़रूर हैं, उनके चाहने वाले अपने ज़रूर हैं। तो ऐसे में उनकी स्थिति हम मजबूत कह सकते हैं। लेकिन चुनाव है, भाजपा भी लगी हुई है। अब चूँकि बाबूलाल मांडी के करीबी रहे हैं, जेबीएम से पिछली बार चुनाव लड़े हैं, लेकिन अब इस बार कांग्रेस से हैं। तो अब जेबीएम के जो मतदाता थे, हालांकि वो भी मूलतः भाजपा ही मतदाता थे, अब वो मतदाता कहाँ जा रहे हैं? वो पोड़ैयाहाट इनके लिए, प्रदीप यादव के लिए जा रहे हैं, या फिर वो कहीं और जा रहे हैं इस बार? तो ये बड़ा ये होगा, ये कल के बाद ही तय होगा। मनीष, आप भी लगातार संताल के कई जगहों पर घूमे, पाकुड़ भी आप गए, आप जामताड़ा भी गए और देवघर भी गए हैं। सबसे पहले पाकुड़ की बात कर लेते हैं। पाकुड़ में जंग अब कितनी दिलचस्प दिख रही है, जब आलमगीर आलम जेल में, उनकी पत्नी चुनावी मैदान में है, इसके अलावा अब आजसू से भी वहाँ कैंडिडेट है, जेल केम के भी प्रत्याशी हैं, तो कैसा लग रहा है अब पाकुड़ में किस तरह की जंग दिख रही है? देखिए, बात करें पाकुड़ की तो निशात आलम जो हैं वो खड़ी है, जो कि आलमगीर आलम की वाइफ हैं, वो खड़ी हैं, और अजहर इस्लाम जो कि वहाँ से चुनावी मैदान में आजसू के प्रत्याशी हैं, यानी कि एनडीए फोल्डर के प्रत्याशी हैं। अब देखिए यहाँ पर समझिए, यहाँ पर समीकरण देखिए, यहाँ पर एक और प्रत्याशी हैं जो कि सपा के हैं, अकील अख्तर, वो भी खड़े हुए हैं। तीनों मुस्लिम कैंडिडेट हैं, यानी कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं उसे साधने की कोशिश की जा रही है। अकील अख्तर जो कि काफ़ी समय से डिमांड कर रहे थे कि वो जो है कांग्रेस का जो है वो चाह रहे थे कि कांग्रेस जो है वो उनको सीट दे दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ऐसे में बात की जाए, उन्होंने लास्ट टाइम में सपा से उन्होंने उनको सीट मिली, और ये भी कहा जा रहा है कि काफ़ी देर तक बातचीत चली, उनको बहुत मनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं माने। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और समझिए, यहाँ पर फ्रेम को समझिए कि यहाँ पर अकील अख्तर भी एक फैक्टर है, यहाँ पर चुनावी मैदान में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अकील अख्तर है, अकील अख्तर का भी अपने एक वोट बैंक है, और यहाँ पर आज, और यहाँ पर बात की जाए, अकील अख्तर के अपने वोट बैंक है, यहाँ पर आलमगीर आलम जो कांग्रेस से अपने वोट बैंक ही है, कांग्रेस के अपने वोट बैंक ही है, और आजसू और बीजेपी के अपने वोट बैंक है। अब इसमें जो बात करें अजहर इस्लाम की, हम बात कर लें तो अजहर इस्लाम जो कि आजसू से खड़े हैं, जैसा कि हमने कहा कि आजसू के अपने वोट बैंक है, बीजेपी के अपने वोट बैंक है, तो वो उनको वोट पड़ेंगे। लेकिन अजहर इस्लाम ने कितना जाकर प्रत्याशियों के बीच में और जाकर कितना मतदाताओं के बीच में अपनी बातों को रख पाए हैं सही से, वो यहाँ पर बहुत डिपेंड करेगा। यहाँ पर बात की जाए, जो आलमगीर आलम है, आलमगीर आलम की वाइफ जो है वो जा रही हैं और बता रही है किस तरह से आलमगीर आलम रहे हैं, तो वहाँ पर उन्होंने जो है काम किया है, जनता के लिए काम किया है। यही पर बात करें, अकील अख्तर की बात कर ले तो अकील अख्तर जो है वो भी कह रहे हैं कि भाई वो भी पूर्व में विधायक रहे, देखिए हमने क्या क्या काम किया है। जब हमने बात की रोजगार पर, तो सब लोग यही बात कह रहे हैं कि भाई रोजगार के लिए हम काम करेंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि विधायक की बात करें तो विधायक तो सब लोग रहे यहाँ पर, लेकिन चाहे आलमगीर आलम हो, चाहे चुनावी रण में, चुनावी मैदान में, चुनावी सफर में रोजगार एक मुद्दा दिखा, बिल्कुल दिखा। तो इस इलाके में घुसपैठ क्या मुद्दा बन पाया? देखिए, घुसपैठ का मुद्दा नहीं बन पाया, इसको भी समझिए। इसमें अजहर इस्लाम ने एक जो है एक जनसभा की थी। अजहर इस्लाम ने साफ शब्दों में कहा कि यहाँ पर पाकुड़ में घुसपैठ है ही नहीं है। अजहर इस्लाम, और जो कि बीजेपी मुद्दा बना रही है, अब यहाँ पर बीजेपी घुसपैठ का मुद्दा बना रही है। अजहर इस्लाम कह रहे घुसपैठ है नहीं, तो कांग्रेस कह रही है घुसपैठ है नहीं। यहाँ पर बात की जाए, जो अकील अख्तर कह रहे हैं घुसपैठ नहीं है, लेकिन जब आप कुछ और लोगों से बात करेंगे, आम पब्लिक से बात करेंगे, तो उनका कहना है, कुछ लोग तो कह रहे हैं घुसपैठ हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं थोड़ा से हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं हुआ है। यानी कि घुसपैठ का मुद्दा है वो लोगों के दिमाग में है, खासकर युवाओं के दिमाग में। युवा भी कह रहे हैं कि घुसपैठ हुआ है, तो उस बेसिस पर भी वोट होगा। रोजगार तो एक रहेगा ही मामला, घुसपैठ भी रहेगा और स्वास्थ्य भी रहेगा वहां पर, क्योंकि वहां के जो अस्पताल हैं वो रेफर सेंटर बने हुए हैं, और ये बात हर जाति हर धर्म के लोग जानते हैं कि वहां के अस्पताल जो है रेफर सेंटर बने हुए हैं। लेकिन वहां पर जो वोट, देखिए युवा और जो है और जो महिलाएं हैं वो तो वोट करेंगी आपका मुद्दा पे, लेकिन कई लोग वोट करेंगे जो है इस बार सिंबल पर भी वोट किया जाएगा पाकुड़ के अंदर कि भैया ये इस सिंबल से है, इनको वोट करेंगे। कुछ लोग बीजेपी को वोट नहीं करते हैं, जाहिर सी बात है, इसलिए भी नाराज होकर वो सिंबल पर ही वोट करेंगे। तो वोट जो है सिंबल पर, पाकुड़ में जो है कहा जाए तो वोट सिंबल पर भी पड़ेंगे और रोजगार पर भी पड़ेंगे। और सिंबल पर वोट
पढ़ने तय है, ये तो कहीं दो राय नहीं है, इफ बट नहीं है, क्योंकि लोग कह रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ, कई जगह पर कह रहे हैं लोग काम नहीं हुआ। अब हम जामताड़ा की बात कर ले, जैसा कि अभी उदय जी भी बता रहे थे, कई लोग कहे वहां पर काम नहीं हुआ है, लेकिन हम वोट करेंगे, किसको करेंगे वो भी बताते हैं लोग, यानी कि सिंबल वहां पर सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा आपका जामताड़ा में भी। चलिए, तो ये जामताड़ा और पाकुड़ की बात हुई, बाबा नगरी की बात करते हैं। हाँ। बाबा नगरी पर पूरे दुनिया में वो फेमस है। भोले बाबा के लिए लोग जाते हैं दूर दराज से। देखिए, कई सेलिब्रिटीज आते हैं, वीआईपीज आते हैं। उस बाबा नगरी में किस तरह की जंग दिख रही है और क्या वहाँ के मुद्दे हैं जो बाबा नगरी, जिस पर पूरे देवघर की लाइफ स्टाइल निर्भर करती है, जीविका निर्भर करती है उस बाबा मंदिर से, वहाँ के लोगों की क्या मांग है, वहाँ क्या मुद्दे हैं? देखिए, सुरेश पासवान वहां से खड़े हुए हैं आरजेडी से और नारायण दास खड़े हुए हैं बीजेपी से। अब इसमें देखिए, जो देवघर है, देवघर को अयोध्या की तरह देखा जा रहा है, समझिए। अब देवघर को अयोध्या की तरह देखा जा रहा है। अभी आपने देखा किस तरह से लोकसभा चुनाव में अयोध्या जब सीट हार गई बीजेपी, तो किस तरह से वहां पर लोगों ने कई तरह की बातें जो है वो सामने निकल कर आई हैं कि क्या क्या चीजें हैं। अब जो है देवघर को भी अयोध्या की तरह से देखा जा रहा है। वहां पर भी जो है, वहां पर मुद्दा जो है ना, वहां पर मुद्दा है, सिर्फ कह सकती हैं कि जिस तरह से अयोध्या में था वहां पर भी मुद्दा लमसम वही है। वहां पर भी काम हुआ है और लोग बात की जाए बीजेपी के जो नारायण दास हैं, उन्होंने कहा कि भाई हमने काम किया है और वहां पर काम के लिए हम वोट मांग रहे हैं। और जो आम पब्लिक के दिमाग में है राष्ट्रवाद, ठीक है, ये राष्ट्रवाद पर कुछ पब्लिक वोट कर रही है। कुछ लोग जो है, जो युवा है, युवा भी खासकर राष्ट्रवाद पर ही जा रहे हैं कि राष्ट्रवाद पर ही हम वोट करेंगे। यानी मुद्दे जो विकास की बातें होती हैं, स्कूल चाहिए, रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, सड़कें चाहिए, ब्रिज चाहिए, पुल चाहिए, क्या ये मुद्दे दिखे बाबा नगरी? देखिए, बाबा नगरी में नहीं दिखेंगे। यही मैंने अयोध्या का जिक्र किया, क्योंकि बाबा नगरी, क्योंकि आपको समझ रही है, यहाँ से आस्था जुड़ा हुआ है और यहाँ पर हिंदू को जोड़ा जाता है, तो इसलिए जो है बीजेपी जो है कनेक्ट करती है हिंदू से ज्यादा। तो इसलिए जो है ये ज्यादातर कोशिश की जाती है कि क्या नाम है, ये लोग जो है बीजेपी के वोटर है, कोर वोटर, हाँ, हिंदुत्व का मुद्दा रहेगा, ये लोग इसी पर देंगे कि हमें देश तो सुरक्षित चाहिए, तो मोदी जी देश को सुरक्षित कर रहे हैं। तो इस तरह के मुद्दे जो रहते हैं। रंजन जी, समीकरण अब क्या कह रहे हैं? अगर मुद्दे बाबा नगरी में राष्ट्रवाद के हावी हैं, समीकरण क्या दिखा रहे हैं वहाँ? देखिए, मुद्दे कहीं पर भी ले लीजिए तो कोई एक मुद्दा चल नहीं रहा है, अलग अलग जगह हर काफी अहम मुद्दा है। बाबा नगरी में देखिए, कॉरिडोर का काफी अहम मुद्दा है जो चुनाव को सीधे प्रभावित कर रहा है। कॉरिडोर बनाने का जो स्थानीय लोग हैं वो काफी विरोध कर रहे हैं। मनीष जी ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कॉरिडोर को लेकर, चूँकि हम वहाँ काम भी किए हैं। एक बड़ी बात है वहाँ पर, एक देखिए वहाँ पर इस बार जो मुद्दा हुआ है वो ये हुआ है, मुद्दा हम नहीं कहेंगे, मैं सांगठनिक जो बातें हैं मैं सबसे पहले मैं चाहूँगा उन लोगों को बताने के लिए कि संगठन की जो बातें हुई हैं वो मैं आपको बता दूँ। चूँकि वहाँ से निशिकांत दुबे वहाँ के सांसद हैं और विकास की गाथा जब भी बात होती है, विकास की बात होती है, तो वो हर काम के लिए क्रेडिट खुद को लेते हैं। इस वजह से जो स्थानीय विधायक नारायण दास, उनकी अपनी जो व्यक्तिगत जो छवि होती है वो नहीं बन पाती है, वो होता है। लोग नाराज इस बात पर रहते हैं कि नारायण दास आते नहीं हैं। तो योगीनाथ जी को जो लाया गया है, मैं मानता हूं कि डैमेज कंट्रोल करने के लिए वहां उतारा गया। मेरी कई व्यवसायी वर्गों से भी मेरी बातचीत हुई, उन लोगों ने कहा कि वो नहीं आते हैं। कई वर्णवाल समाज, वैश्य समाज, केसरी वहाँ समाज है, क्योंकि बाबा नगरी की जो इकोनॉमी है वो बाबा मंदिर के आसपास इर्द गिर्द घूमती है। तो मैं उसे बाबा नॉमिक्स कहता हूँ। वहाँ पे मंदिर बेचने वाले है, प्रसाद बेचने वाले, पेड़ा बेचने, ये केसरी समाज है, वर्णवाल समाज है। ये लोग नाराज है और राजद कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी को अपनी ओर खींचने में कामयाब हो गए थे सुरेश पासवान। ये चीज़, ये सच है, ये कहीं दो राय नहीं है। लेकिन डैमेज कंट्रोल किया गया कि लाया गया योगीनाथ जी को और योगीनाथ जी से उन्हें मिलाया गया जो आरएसएस के वरिष्ठ पुराने काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं, उनको मिलाया गया योगीनाथ जी। तो ये एक मैसेज देना था कि नहीं, हम लोग अभी भी पुरोहित, चूँकि वो पंडा समाज है, वहाँ पर ब्राह्मण समाज है, लेकिन सीट आरक्षित सीट है, नारायण दास हैं। और एक चौराहे पर निशिकांत दुबे और उनके बीच में कुछ अनबन हुई थी, वायरल भी हुआ था बाद में। तो कहीं ना कहीं ये बातें आ रही थी कि शायद सांसद की पूरी इच्छा नहीं है, बदलना चाह रहे हैं। शायद यही वजह कि उन्होंने कल भाषण में दिया कि देखिए कहीं अयोध्या ना बना दीजिए। अयोध्या बनाने का मतलब उनका यह था कि ऐसा ना हो कि राम को हमने लाया, मंदिर हमने बनाई, लेकिन हमारी हार वहीं हो गई। तो यही उनका इशारा था। लेकिन मुझे विश्वास है कि डैमेज कंट्रोल वहाँ पे किया जा रहा है, डैमेज कंट्रोल हो भी जाएगा। और चूंकि विकास कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, विकास वहाँ ये बात है कि कॉरिडोर वहाँ भी बनाने की बात है। अब वहाँ से लोग विस्थापित होंगे, उनको किस तरह से कहाँ ले जाया जाएगा, रोजगार पर सीधे हमला होगा, तो शायद इसलिए भी क्योंकि मंदिर के आसपास ही सब लोग
आते हैं और मंदिर के आसपास 2-3 बातें हो जाती हैं कि वहाँ लेबर डिवीजन है मंदिर में, और मंदिरों में नहीं लेकिन यहाँ है। मंदिर के ऊपर चढ़ेंगे भंडारी चढ़ेंगे, फूल बेचने वाले कोई और हैं, पेड़ा बनाने वाले कोई और हैं, तो सबका लेबर डिवीजन बना हुआ है। अब उन कहाँ से कहाँ हो जाएंगे, कैसे जाएंगे, तो निश्चित तौर पे मुद्दा जैसा कि उदय जी कह रहे हैं, कॉरिडोर का लाना और बनाना, वहाँ एक क्यू कम्प्लेक्स बनने की बात आज से नहीं है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी शायद ने उन्हें नहीं शायद ये किया था, लेकिन आज भी वो पूरा नहीं हुआ, तो कई ऐसे मुद्दे अधूरे मुद्दे रह गए। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि निशिकांत दुबे की वो छवि सीढ़ियों एक बन के रह गए हैं छाया में, उनको उससे निकलना था, वो नहीं निकलते हैं। तो भूमिहार भी जो हैं वोटर वो कहते हैं कि वो तो कभी आते नहीं हैं, बगल में उनका गांव है, तो उनकी नाराज़गी ये होती है कि ये इनकी अपनी अलग छवि हो और ये हमारे प्रतिनिधि के रूप में आए, ये आए, विकास इनको हम दें। अब मुझे लगता है कि पूरा भाजपा वहाँ पे भी कहेगी कि नारायण को नहीं, आप मोदी को वोट दें। चलिए, तो ये मुद्दा रहता है। रंजन जी आंकड़े कुछ ला रहे थे संताल की इन सीटों पर। अच्छा देखिए, अगर आप देवघर सीट की बात कर रही हैं तो यहाँ ये एससी आरक्षित सीट है और एससी जो है यहाँ पर 14.37-14-15% के आसपास हैं, और जो ट्राइबल्स हैं वो 6.5% के आसपास आप मान लीजिए, और मुस्लिम जो हैं वो 10.5% के आसपास, और यादव 9.1। तो जो आरजेडी अपना एक कॉम्बिनेशन खोजता है माई वाला, वो यहाँ पर जो है 10.6 और 9.1 दिखता है। लेकिन अगर आप बाकी वोटरों की बात करें तो यहाँ पर सिंह जो हैं वो 6 से 7% हैं, भूमिहार 3% हैं, कुर्मी 7-8% हैं, इसके अलावा मंडल जो हैं वो 4% हैं। ब्राह्मण यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, उनकी संख्या 9-10% है, और उनका अरेंजमेंट किस तरह से होता है। देखिए, एक बहुत सीधी सी बात है देवघर के लिए कि वहाँ जो वोटिंग पैटर्न है वो लोकसभा के जैसा चलता है या पिछले विधानसभा के जैसा चलता है। अगर लोकसभा के जैसा चलता है तो फिर एक दूसरी स्थिति पैदा होती है, और विधानसभा के जैसा चलता है तो बिल्कुल एक कांटे का मुकाबला जो है यहाँ पर आपको होने वाला है। और यहाँ पर देखिए 4,37,732 मतदाता हैं, और इन सब के अलावा जो एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो अभी जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं, इस दौरान जो गाँव में मीटिंग हो रही होगी वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, और टोलों मोहल्लों में जो बातचीत होती है अल्टीमेटली काउंट वही करता है, क्योंकि रातों रात जो है वोट पलटते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, दोनों तरफ होता है। जो फाइनलाइज चीज़ें की जाती हैं और चैनलाइज जो की जाती हैं वो दोनों जो है आज ही की रात होगी, और फिर वही सुबह वोटिंग भी अच्छी होती है। या संथाल में वोटिंग अच्छी होती है। पिछली बार भी यहाँ लगभग 64% वोटिंग हुई है। तो बाकी जगह अगर आप इसमें दुमका लोकसभा के अंतर्गत चले जाइए और राजमहल में, तब तो वहाँ और वोटिंग बढ़ जाती है। तो यहाँ पर भी जो है 64% की वोटिंग है, और देवघर सीट जो है बीजेपी जो है वो जीतता रहा है, जो मैं देख रहा हूँ। तो उससे मुझे लगता है कि झारखंड बनने के बाद 2 बार बीजेपी, 1 बार जेडीयू यहाँ से जीतने में सफल रहा है, और सुरेश पासवान जो आरजेडी के हैं वो 1 बार जीते हैं 2009 में। तो वो भी पूरा जोर लगा रहे हैं, और यहाँ पर जो सेकंड फेज में इलेक्शन हो रहे हैं उसमें सबसे कम प्रत्याशी भी यहाँ पर हैं, सिर्फ 7 प्रत्याशी देवघर में हैं। तो यहाँ जो मुकाबला होने जा रहा है वो बिल्कुल ऐसा दिख रहा है कि आमने सामने का मुकाबला होगा। और अगर आप पिछली बार का वोट डिफरेंस देखिए तो 1.12% है, तो मतलब आधा प्रतिशत वोट भी इधर उधर होता है, तो कुछ भी हो सकता है। अब देखना है कि इस बार जनता किस तरह से वोटिंग करती है, लोकसभा के पैटर्न पर या पिछले विधानसभा के पैटर्न पर, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन देवघर में चुनाव ज़बरदस्त हो रहा है। चलिए, देवघर के आंकड़े, हम बाकी संताल सीटों के भी आंकड़े जानेंगे, लेकिन क्या उदय एंटी इनकम्बेंसी किसी सीट पर आप तीनों से समझना चाहूँगी, कहीं पर दिखी मौजूदा विधायक के लिए या फिर सरकार के लिए? क्या वो फैक्टर है या फिर मुद्दे ही वहाँ फैक्टर हैं, या सिंबल पे लोग वोट देंगे? देखिए, स्पष्ट तौर पे ऐसा देखा जाए तो ऐसा अभी तक बहुत ज्यादा नहीं है। युवाओं में थोड़ी कोई लहर नहीं नहीं, कोई ऐसा, कोई एक जो लहर होती है वो ऐसा कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, और हर जगह स्थानीय मुद्दे हावी हैं। हाँ, एक अगर देखा जाए, देखिए युवाओं में नाराजगी है कि उन्हें रोजगार नहीं मिला है, तो उसे लेकर कहीं न कहीं ये फैक्टर है। जब हम युवाओं से बात करते हैं तो कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, इस सरकार ने हमें रोजगार नहीं दिया, तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, एक मौका और दिया जाना चाहिए क्योंकि सरकार कोरोना और इन सब चीज़ों में व्यस्त रही। लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि युवाओं में नाराजगी है, और उसका सबसे ज़्यादा
ज्यादा उबाल जयराम महतो की जो सभाएं हो रही हैं, जयराम महतो जो घूम रहे हैं उनके समर्थन से दिखाई दे रहा है कि युवाओं में कितनी नाराजगी है। क्योंकि अगर वो 12 बजे 1 बजे रात को भी कहीं सभा कर रहे हैं तो वहाँ हजारों की संख्या में युवा एकत्रित होते दिखाई दे रहे हैं। और देखिए, मैं तो उसे आकलन इस तरह से कर रहा हूँ कि जब केंद्र के लिए चुनाव हो रहा था, लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, और लोकसभा के चुनाव पीएम बनाने के लिए होते हैं, वहाँ पीएम मोदी का चेहरा बड़ा होता है, लेकिन गिरिडीह में इतनी ज्यादा वोट लेकर आए थे जयराम महतो, वो अपने आप में बताता है कि वो विधानसभा में क्या करने जा रहे हैं और जिन जिन सीटों पर उनके उम्मीदवार खड़े हैं। अब कैंची किसका किसका कितना काट रही है ये चुनावी नतीजे आने के बाद पता चलेगा। लेकिन अगर जो लोग भी उन्हें हल्के में ले रहे हैं, उन्हें ये समझ लेना चाहिए जब लोकसभा में जयराम महतो इतनी ज्यादा वोट ला सकते हैं तो विधानसभा में वो कहाँ किसको नुकसान। हाँ, भले जीत मिले ना मिले, ये अलग बात है। जयराम महतो वजह से कहीं बाद में रफूगिरी न करना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लोकसभा में इतना घूमने के बाद अब जयराम महतो, हालांकि जयराम महतो ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहुत अच्छे प्रत्याशी उतारे हैं, इस बात को लेकर भी नाराजगी है। कई जगह युवाओं ने ये कहा कि हम जयराम महतो के समर्थक हैं, लेकिन उन्होंने जो प्रत्याशी दिया है उससे हम खुश नहीं हैं। तो ये भी फैक्टर है। लेकिन जहां जहां उन्होंने प्रत्याशी दिए हैं वहां कई जगह समीकरण बड़े तगड़े हैं। डुमरी बेरमो में वो खुद लड़ रहे हैं, इसके अलावा टुंडी में, ईचागढ़ में, यानी जिन सीटों पर जीत नहीं मिली, चंदन क्यारी तो में किसी का खेल बिगाड़ सकते बिल्कुल हैं, बना बिल्कुल सकते हैं, ये हो गया वही है। डिसाइडिंग फैक्टर जयराम महतो इस बार विधानसभा में हो गए हैं और जब नतीजे आएंगे तो वो सबको चौंकाएंगे। बिल्कुल। आपकी नजर में मनीष जी, जयराम फैक्टर्स की बात जयराम फैक्टर या कोई लहर कोई या लहर। फिर देखिए एंटी-इनकम्बेंसी? देखिए अभी इस बार जो 38 जो कल होने वाला है, संथाल प्रणा की बड़ी अहम भूमिका वहाँ पर है। संथाल प्रणा काफ़ी है। सबसे पहले तो हॉट सीट में गांडे विधानसभा की अगर हम बात कर ले, कल्पना सोरेन है, उपचुनाव जीत करके आई थी। कहा यह जा रहा था कि जब ये जीत जाएंगी तो इन्हें सीएम बनाया जाएगा, और लोगों में इस बात की नाराजगी बहुत ज़्यादा है कि कहा यह गया था कि कल्पना सोरेन जब जीत जाएंगी तो उनको सीएम बनाया जाएगा, और यह के वोट भी लिया गया था। तो इस बात से लोग नाराज है वहाँ पर। और उनके विपरीत जिनको उतारा गया है, इंडिया ने जिन्हें उतारा है, वो मुनिया देवी जी हैं, और वो ग्रामीण क्योंकि अध्यक्ष रही हैं, जेपी जिला परिषद अध्यक्ष रही हैं। तो जीप अध्यक्ष होने का नात मतलब यह हो गया कि उनके इतने प्रखंड प्रमुख उनके साथ हैं, तभी वो जीप अध्यक्ष बनी। यानी ग्रामीण इलाका में उनकी पकड़ है। और आप देखी होंगी कि अमित शाह से लेकर के बड़े बड़े स्टार प्रचारक भी गांडे में आए हैं। तो इसका कहने का मैं बस मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि अगर एक मुद्दा वहाँ पे और है। उस दिन अन्नपूर्णा देवी वहाँ मौजूद थी, मुनिया देवी का प्रचार कर रही थी। उन्होंने ये आरोप लगाया था यहाँ पे बिना डीपीआर, बिना स्वीकृति के कई योजनाओं का शिलान्यास कर दिया गया और वो योजनाएं अधर में लटकी हैं। लोग इस वजह से नाराज हैं कि शिलान्यास कर दिया, फीता काट दिया, लेकिन काम नहीं हुआ, बजट सैंक्शन नहीं हुआ है। तो ये दिखावे की चीज हुई है। चुनाव के समय इस तरह के आरोप प्रत्यारोप जो है वो होते रहते हैं। मेरा ये कहना है कि आम चुनाव के वक्त मुझे प्रमोद महाजन की एक बात हमेशा याद आती है। उन्होंने कहा था कि जो चुनाव प्रचार होता है वो हम राजनीतिज्ञों के लिए होली के जैसा है, और इसमें हम लोग कई बार जो है बिलो द बेल्ट भी चले जाते हैं और कुछ ऐसी बातें भी कह देते हैं जो नहीं कहनी चाहिए। तो चूंकि उसे आप होली में जिस तरह से लोगों को आदमी बहुत चीज़ कह देता है तो उस तरह से लेना चाहिए। तो भले अब ये बात कोई राजनीतिज्ञ न कह रहे हों, लेकिन सच तो यही है। देखिए, आरोप दोनों तरफ से लगते हैं, और ये भी बात है कि अब जनता भी हर चीज़ को समझने लगी है कि क्या कहने का मतलब है। अगर आप किसी चीज़ को ज़बरदस्ती मुद्दा बनाना चाहिए तो लोग उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं। इसी तरह से अगर आप कुछ दावे कर दीजिए तो लोग उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। और ये जो हाथ में ये वाला चीज़ आ गई है ना, इससे बहुत परेशानी बढ़ गई है। सारी चीज़ें यहीं मिल जाती हैं। तो अब जो हमारे मतदाता हैं उन सबके पास ये है, वो सारी जानकारी रखते हैं। और अब चूँकि सबके हाथ में मोबाइल है, फ़ोन है, तो वो इन चीज़ों की भी जानकारी रखते हैं कि जो ड्यूरेशन हुआ, जो कार्यकाल रहा, उसमें क्या काम हुए अच्छे और क्या काम अच्छे नहीं हो सके। तो उन सारी चीज़ों को लोग देखते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि आप गांडे की बात कर लीजिए, आप धनवार की बात कर लीजिए, जितने भी हॉट सीट हैं जहां बड़े नेता लड़ रहे हैं। और देखिए, दूसरे फेज में इत्तफाकन मुख्यमंत्री का भी सीट है, बरहेट वहाँ हैं, कल्पना सोरेन गांडे से हैं, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और लोग कहते हैं कि हो सकता है कि संभावित मुख्यमंत्री के दावेदार, अब लोग कहें चाहे नहीं कहें, उनके समर्थक धनवार में ये बात कह रहे हैं।
कि आप भावी मुख्यमंत्री के लिए वोट कर रहे हैं, तो धनवार की सीट हो गई, इसके बाद सुदेश महतो की सीट सिल्ली हो गई, आजसू सुप्रीमो हैं, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी, तो जितने भी टॉप फेसेस हैं वो सब के सब सेकंड फेज में आपको दिख रहे हैं। और सारी सीटों की अपनी एक खासियत भी होती है, विशेषता होती है। लेकिन और रंजन जी मनीष जी से ही पूछ रहे थे, लहर एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, क्या इन्हें दिखा या नहीं? मैं करना चाहूंगा, हम सीटों की चर्चा कर रहे हैं। अभी अभी जामताड़ा में हमारे रिपोर्टर दीपक मौजूद हैं, उन्होंने सीता सोरेन का एक बयान भी हमें भेजा है। वो कह रही हैं कि यहाँ स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, दंगा फसाद मारपीट की आशंका है। उन्होंने एसपी साहब को स्पेशल आवेदन दिया है, उन्होंने ये अपील की है कि यहाँ पे चुनाव आयोग अलर्ट मोड में रहे, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने आशंका जताई है कि बहुत कुछ हंगामा और बहुत स्थिति अप्रिय हो सकती है। और उन्होंने इस बारे में बयान भी दिया। अभी हम कह रहे थे कि जामताड़ा सबसे ज्यादा हॉट सीट हो गया है और इसी तरह से गांडे में भी परिस्थितियां हैं, लेकिन जामताड़ा को लेकर ये अपडेट है। सीता सोरेन ने अभी चुनाव आयोग से और पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई है। वहाँ कहीं ना कहीं उदय वहाँ पर नाक का सवाल हो गया है। देखिए इरफान अंसारी के नाक का सवाल है, वहाँ पर सीता सोरेन के नाक का सवाल है, इसलिए क्योंकि सीता सोरेन लोकसभा चुनाव हारी थी, तो ऐसे में उनके लिए भी ये नाक का सवाल है कि जीतना जरूरी है उनके लिए। तो वहाँ पर जो है वहाँ पर जी तोड़ मेहनत दोनों ही प्रत्याशियों ने किया है, चूंकि वो विधायक भी रहे हैं, इरफान अंसारी वहां से मंत्री भी रहे हैं, तो उनके लिए भी एक ही हो गया नाक का सवाल। चूंकि आपने देखा यहाँ पर सीता सोरेन जो कि जेएमएम से आई हैं, कल तक उनको भाभी भाभी कहते थे, आज वही उनके सामने चुनाव लड़ रही हैं, तो उनके लिए ये हो गया है कि कैसे सीट बचाया जाए वहां पर। तो वहां पर भी देखिए एंटी इनकम्बेंसी की आप बात कर रही है, कहीं एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिख रही है, वहां कोई लहर नहीं दिख रही है। आप ये जानिए कहीं पर किसी की कोई लहर नहीं है। वोटर साइलेंट है, दिखाना नहीं चाह रहे, या वाकई नहीं? नहीं देखिए वोटर साइलेंट हो गए हैं, वोटर साइलेंट मोड में चले गए। अब देखिए हम क्यों कह रहे हैं जामताड़ा में तरुण गुप्ता का इसलिए नाम हम ले रहे हैं क्योंकि एक तो जेकेएलएम के भी अपना एक वहां पर वोटर है बहुत लोग, और जो तरुण गुप्ता है वो बीजेपी की राजनीति करते आए हैं, आंसू में रहे हैं वो, तो आप इसको भी समझिए कि तरुण गुप्ता के भी अपने वोटर हैं। अब ये किसके वोट काटेंगे ये तो 23 नवंबर को पता चलेगा, लेकिन साफ है कि वो किसके वोट काटेंगे। लेकिन मैं चाहता नहीं कि अभी बताऊं, क्योंकि चुनाव होने दीजिए, उसके बाद तो वो चीजें समझ में आती है। तरुण गुप्ता बीजेपी से चुनाव लड़ चुके हैं 2009 में, हालांकि पिछली बार वो निर्दलीय लड़े थे, तब 1.5% ही वोट आया था। देखिए मैंने कहा ना कि मतदाता अब बहुत सारी चीजों को समझने लगे हैं और बहुत मुश्किल है कि चीजों को अब जिस तरह से पहले एक नैरेटिव बना लिया जाता था वो बनाना मुश्किल हो रहा है। और इस चुनाव में हम देख रहे हैं, आप जाइए लोगों से आप लोग मिल रहे हैं, वो अपने दिल की बात जो है जुबान पर आने नहीं देते। कई बार अगर आप वो अब ना आपको जज करते हैं, आप उनको जज नहीं करते, वो आपको जज करते हैं। आप जिनका नाम लीजिएगा कहेंगे हाँ हाँ वही, फिर आप थोड़ी देर बाद दूसरा नाम लीजिए तो कहेंगे हाँ हाँ वही। तो अब बड़ा मुश्किल है और जनता अब बहुत समझदार हो गई है और ये सही भी है। चलिए उनका वोट है, उनको जिनको मन करेगा। और जिस वक्त एक चीज और भी आशा यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी बात कही, वहां पर देखिए कहीं भी जाएंगी, अब आप जनता से पूछिए कि अच्छा आप ये बताइए आपके क्षेत्र में काम हुआ है, तो आपसे सवाल करेंगे, आप तो घूम के आए हैं ना, आप ये बताइए आपने क्या देखा है यहाँ पे, अब आप बताइए। अब हम उनसे सवाल कर रहे हो, हमें से उल्टा पूछ लेते हैं क्या किया आपने क्या देखा वहाँ पर। अब देखिए ये नहीं मैं ये कहना चाहूँगा इस पर कि ये जनता का फ्रस्ट्रेशन है। मैं एक वाकया आपको बताता हूँ। बड़हरवा में हम लोग जब बड़हरवा में हम लोग थे, जहाँ पे बैठे हुए थे, जब बातचीत हो रही तो वहाँ लोग ने बताया कि जंक्शन के बाहर में एक मास्क लगा हुआ है, 3 साल से वो खराब है। मास्क लाइट जो होता है वो 3 साल से खराब है। वो लिख रहे हैं, सबको दे रहे हैं, विधायक को दे रहे हैं, जनप्रतिनिधि को दे रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा है। तो फ्रस्ट्रेटेड अब हो गए हैं। वो कहते हैं कि हमारी बातें कौन सुनता है, अभी चुनाव है, आप चुनाव है, अब आइए, बस घूम रहे हैं, गाड़ियाँ जा रही हैं, बाजा बज रही हैं, इनको वोट दे, उनको वोट दे, फिर ये खत्म होगा, कोई फिर पूछने वाला नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, डेमोक्रेसी के लिए अच्छा संकेत नहीं है। वोटर को जागरूक होना एक अलग बात है, लेकिन अगर वो इनकी इच्छा अब हट रही है तो ये शुभ संकेत। एक चीज और भी है, हाँ, एक चीज और भी आशा। देखिए लोकसभा चुनाव में आपने देखा था 2 मुद्दे सबसे बड़े बने थे जो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए जो माइनस पॉइंट हुए थे, विपक्ष ने बनाए थे। एक तो रोजगार का मुद्दा बना दिया था और दूसरा बना दिया था आरक्षण का मुद्दा। ये मतलब बीजेपी के लिए या यूं कहे एनडीए के लिए काफी इस पर भी रोक लगनी चाहिए। साइलेंसर जो खोल के अपनी बाइक चलाते हैं, इस पर भी रोक लगनी चाहिए। रोक है, लेकिन अब ऐसे लोगों को पकड़ा जाना चाहिए, कड़ाई होनी चाहिए। तो यहाँ पर बात की जाए कि यहाँ पर ऐसे में रोजगार का मुद्दा यहाँ पर भी है,
लेकिन अब इस मुद्दे को एनडीए फोल्डर ने कितना भुनाया है, ये सबसे बड़ा सवाल है कि आप कितना मतलब उन मुद्दे को लेकर गए हैं जनता के बीच में, युवाओं के बीच में। ये तो युवा कह रहे हैं ना कि हम देखिए हमको रोजगार नहीं मिला। आप कितना इन मुद्दों को लेकर गए हैं, कितना हावी रहे हैं, कितना इन मुद्दों को भुना पाए हैं, ये आपको 23 तारीख को पता चल जाएगा। लेकिन ज्यादातर हमने देखा है मुद्दे क्या रहे हैं, जनरली मुद्दे रहे हैं, एक वहां पर हॉस्पिटल नहीं है, जनरली मुद्दे रहे, चपाकल कहते हैं यहाँ पर, वहां पर यहाँ पर ये नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर आप जाइए आदिवासी गाँव में तो आप देखेंगे सड़क तो बन गई, भैया नाली का पानी कहाँ निकालें, वो भी एक मुद्दा है। लोग कह रहे हैं हम 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर पानी लेने जाते हैं। तो मुद्दे हैं, मुद्दे तो हैं, लेकिन अब ये एनडीए फोल्डर ने इन मुद्दों को कितना भुनाया, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल रहेगा। वो कितना जनता के बीच में ले गई है। जितना आप घुसपैठ का मामला की बात कर रहे थे, उतना अगर आप बेरोजगारी का मुद्दा उठा लेते तो मेरे ख्याल से शायद अभी जो सिचुएशन लग रही है, क्या नाम है 50-50 की, वो थोड़ा ऊपर नीचे लग सकती है। ये सब बातें हम चुनाव के बाद करेंगे। क्योंकि मतलब क्या हुआ, अल्टीमेटली जो जीता वो सिकंदर, और फिर जो उसके जो भी मुद्दे हैं वो सारे हिट हो जाते हैं। आप केवल चुनाव, जी हाँ, अब जब चुनाव परिणाम आएगा तो आप देख लीजिएगा, तमाम विश्लेषक जो हैं उसमें हम लोग भी अलग नहीं कर सकते अपने आप को कि को बता दें कि उस दिन लगातार आप सबसे तेज नतीजे देखेंगे काउंटिंग के दिन, और जैसे ही चुनाव खत्म होगा हमारा जो एग्जिट पोल है, जो लोकसभा में हमने किया था, जो सर्वे किया था, और उसी तरह के परिणाम आए थे। तो इस बार भी सबसे तेज परिणामों को जानने के लिए, सटीक परिणामों को जानने के लिए आप 20 तारीख को बने रहिएगा हमारे साथ दिन भर लगातार लाइव में, और हम हर एक सीट की स्थिति बताएंगे, कौन आगे कौन पीछे हो सकता है। जो हमारी टीम ने सर्वे किया है वो आपके सामने लाएंगे। बढ़ते कुछ और सीट बचे हुए, गांडी की सीट एक बहुत महत्वपूर्ण सीट है, हॉट सीट है, कल्पना सोरेन से चुनावी मैदान में है, और ये सीट इतनी सेफ जेएमएम के लिए रही कि सरफराज अहमद को ये सीट खाली करवा के कल्पना सोरेन ने यहाँ से उपचुनाव जीता है। तो अब यहाँ पर का मुकाबला और यहाँ पर के चुनावी मुद्दे, यहाँ जनता का मिजाज आपने टटोला। मनीषी, कैसा लगा? देखिए, चूंकि ये इलाका पूरी तरह से हम कहेंगे कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में आता है, और जातीय समीकरण में हर जाति के लोग वहाँ हैं, वैसे समाज भी है, और चूंकि वहाँ का जो व्यवसाय है वो स्टोन पे रहा है, माइका चिप्स भी वहाँ भी रहे हैं, माइका और दूसरी चिप्स भी रहे हैं जो की जाता है। पट्टी है एक पूरी तरह से पूरा इलाका, कोडरमा डोमचास से लेकर के आप चले जाएंगे आगे तक तो ये पट्टी है। तो रोजगार में प्रॉब्लम वहाँ आ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि भाजपा का वो सीट रहा है, सुरक्षित भी रहा है, भाजपा पहले से वहाँ पर रही है। बाबूलाल मरांडी भी की प्रतिष्ठा दाव पर वहाँ पर है, रविंद्र राय वहीं से हैं, उसी गिरिडीह से हैं। राजधर्मार में जो चुनौती थी, जिस तरीके से डैमेज कंट्रोल किया गया, निरंजन राय को आखिरकार मना लिया गया, तो कहीं ना कहीं भाजपा को इस बात का डर था कि जिन चेहरों को लेकर के हम आगे चुनाव लड़ रहे हैं, बाबूलाल मरांडी को, हालांकि बाबूलाल मरांडी के प्रदेश के में जो चुनाव है उसमें हारे हुई हैं, लेकिन अगर खुदा ना खास्ते अगर वहाँ से कुछ डगमगाता तो बहुत बड़ी हार एनडीए के लिए होता। और ठीक उसी तरह से आप आइए गांडे में, सीता कल्पना सोरेन को हराना बीजेपी के लिए नाक की बात है, क्योंकि इस राज्य का एक प्रचलन भी है, परंपरा भी रहा है कि यहाँ से सीएम होते हुए लोग हारे हैं, शिबू सोरेन हो या रघुवर दास हो। तो अगर कल्पना सोरेन वहाँ पे हारती हैं तो निश्चित तौर पे जेएमएम के लिए एक बहुत बड़ा ये झटका होगा। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए फोल्डर पूरी तरह से अपनी ताकत झोंके हुए हैं। जेबीएम का भी वोट उनके पास आएगा, आंसू का भी वोट आएगा, वहाँ से बाबूलाल मरांडी भी रहे हैं, रविंद्र राय की अपनी वहाँ पे है, निर्भया शाहबादी यहीं गांडे में। लेकिन जेबीएम तो अपनी सबसे सेफ सीट मानती है ना इसे, उसमें गांडे भी शामिल है जो सेफ सीटों की लिस्ट है। निश्चित तौर पर ये साले एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि 2 सीटों की बात अभी मनीष जी ने की, एक राजधनवार और दूसरे गांडे की। तो दिलचस्प ये है कि ये दोनों सीटें दोनों पार्टियों के लिए कितनी ज़रूरी हैं। अगर आप देखिए राजधनवार की बीजेपी की और गांडे जेएमएम की, कि वहाँ पर निरंजन राय को बीजेपी ने मनाया और यहाँ पर रिजवान अंसारी को जेएमएम ने मनाया। तो अब आप समझ लीजिए कि इन 2 सीटों पर कोई भी रिस्क लेने के लिए पार्टियां तैयार नहीं है। जो वोट काट सकते थे, बड़े वोट काट सकते थे, उन्हें मना लिया गया। जी हाँ, दोनों तरफ से ये चीज जो है घटित हुई। तो इंटरेस्टिंग है इस बार का, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस बार जो झारखंड में चुनाव हो रहा है वो बहुत दिलचस्प चुनाव हो रहा है, इंटरेस्टिंग है। और
पिछले बार जो चुनाव हुए हैं या उससे पहले जो चुनाव हुए हैं उससे थोड़ा अलग है इस बार का चुनाव। पहली बात तो ये है कि यहाँ के चुनाव में आप देखिए तो इस बार कोई एक मुद्दा बन नहीं पाया। बनाने की बहुत सारी कोशिशें की गई, सत्ता पक्ष की तरफ से भी विपक्ष की तरफ से भी, तो वो मुद्दा उतना ही बना जो उनके समर्थक थे उसे वो मुद्दा बनाकर चलते रहे। वो एक कोई ऐसा मुद्दा नहीं बना कि वो पूरा स्प्रेड कर जाए चारों तरफ, और ये चीज आपको देखने को नहीं मिली। और यही वजह है कि इस बार कोई लहर आपको किसी तरफ से नहीं दिख रही है। तो इसकी वजह यही है क्योंकि अगर सत्ता पक्ष ने कोई मुद्दा चलाया तो वो जो उनके समर्थक हैं वो उनके लिए मुद्दा बनकर रह गया जो कि पहले से था। उसी तरह से विपक्ष ने जो मुद्दा बनाया वो उनके समर्थकों के लिए मुद्दा बनकर रह गया जो कि पहले से भी उसी पार्टी को समर्थन करते रहे थे। तो ये चीज जो है इस बार के चुनाव में अलग दिखा और यही वजह है कि कोई वेव नहीं दिख रहा है। और आम पर तो 2014 से अब चर्चा होनी शुरू हो गई, हालांकि उससे पहले भी लहर होती थी, वेव होती थी, लेकिन 2014 से ये अब सब देखने लगे हैं कि इस बार लहर है या नहीं, वेव है नहीं। रंजन जी, सिल्ली सीट वो भी अहम सीट है और उस पर आपसे क्योंकि उदय जी भी चुनावी सफरनामे पर निकल गए हैं, तो जो वेव दिखनी चाहिए वो अलग बात है, लेकिन सिल्ली की जंग कितनी दिलचस्प और कितनी नाक की लड़ाई सुदेश महतो के लिए? देखिए, सिल्ली की सीट जो है वो अगर आप देखिए तो इस बार कांटे के मुकाबले में उसको लोग रख रहे हैं, लेकिन उस सीट के साथ जो है अगर आप जब सिल्ली का नाम लेते हैं तो साथ में सुदेश महतो का भी नाम आता है। और अगर आप देखें तो जो 2014 का चुनाव हुआ जब बीजेपी का वेव था, लोग कहते हैं मोदी वेव, उसमें सुदेश महतो वहां से हारे थे और उसके बाद जो है एक बाई इलेक्शन में भी फिर वो हारे। लेकिन इसके अलावा वो 2000 से लगातार वहां पर जीत रहे हैं। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट